एवरीवन, सीके स्माइल कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक अनोखे इलाज की। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम गरीबदास था, पर वह बिल्कुल भी गरीब न थे। उनके पास ढेर सारा धन था और बहुत सी अचल संपत्ति। सेठ जी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन एक दुख सभी सुखों को मिट्टी में बना रहा था और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी। धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बड़े बड़े डॉक्टर के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ। काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे। नौकर चाकर भी चिंतित थे। रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए। उनका इलाज भी किया गया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की और यहाँ तक कि नौकरों को अलग से ले जाकर भी कुछ पूछा गया। अब सेठ जी से पूछने की बारी थी। तभी हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। यह सुनकर सेठ जी चौंके और बोले, खाने पीने में कंजूसी? भला क्यों? हकीम जी बोले, ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते। खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। सेठ जी कहते हैं, खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सुबह 8 खस्ता, कचौड़ी, पकौड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को। और तभी हकीम जी बीच में बोल पड़े, ठहरिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और शाम की खुराक इससे 2 गुनी ज़्यादा तो होगी ही। और फिर सेठ जी बोले, आपका अनुमान ठीक है। पूरी और पराठे मुझे बेहद पसंद है। डटकर खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। हकीम जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। और फिर सेठ जी ने पूछा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी हकीम जी कहते हैं, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज़ तो नहीं होंगे। इलाज यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, भला मैं इससे नाराज़ क्यों होऊंगा। शहर से बाहर मेरी एक कोठी है, कल सुबह ही आप वहाँ मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग से ले जाकर इलाज के बारे में समझाया और फिर वे वहाँ से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद थे। सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे और उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल पहुँचना चाहते थे, पर सेठ जी न माने। वे बोले, क्या कह रहे हो, 4 कदम चलने पर तो मेरा दम फूलने लगता है। आप कोठी तक पैदल चलने को कह रहे हैं। इतना पैदल मैं हरगिज न चल पाऊंगा। 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी ने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर कोठी पर पहुंचे। हकीम जी वहां पहुंचते ही सहायक से पूछने लगे, क्या इलाज की सारी तैयारियां हो गई हैं। सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और पीछे वाले कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर चल पड़े और कमरे के बाहर उनके जूते उतरवा दिए गए। और जैसे ही नंगे पैर सेठ जी उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर से साकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे के अंदर और हकीम जी कमरे के बाहर। अंदर जाते ही न जाने क्या हुआ, सेठ जी जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था। उस पर नंगे पैर टिकाए ही नहीं जा रहे थे। बंद कमरा, तपता फर्श, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें। हकीम जी कमरे के बाहर थे, वह चुपचाप खड़े थे। गाड़ी के चालक को भी भेज दिया गया था। और उस समय यदि कोई शरारती बच्चा सेठ जी के मोटे थुलथुल शरीर को इस प्रकार उछलता कूदता देखता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। लगभग 1 घंटे तक वे इसी तरह उछलते कूदते रहे और उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सेठ जी थक कर चूर चूर हो गए। अब धीरे धीरे फर्श की तपन भी कम होने लगी थी।
सेठ जी का उछलना कूदना भी उसी हिसाब से कम होता गया और बंद कमरे के अंदर सेठ जी हकीम जी को जी भर कर कोस रहे थे, पर कमरे के बाहर खड़े हकीम जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पूरा 1 घंटा हो गया था सेठ जी को बंद कमरे में उछलते कूदते हुए, और जब 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सेठ जी पसीने से पूरी तरह नहाए हुए थे। अब पसीने से लथपथ बदहवास सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने सब सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है। तब हकीम जी बोले, सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। और फिर हकीम जी कहने लगे कि पहले आप 4 कदम भी न चल पाते थे, अब पूरा 1 घंटा उछलते कूदते रहे। आप खुराक तो अच्छी लेते हैं पर शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। यही आपकी बीमारी का कारण है। यदि आप कम खाएं और नियमित रूप से व्यायाम व योगासन करें तो शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि आपके इलाज के लिए मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी का क्रोध शांत हो गया था। हकीम जी की संपत्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी मिट गई। वे हकीम जी के मित्र बन गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी, एक अनोखे इलाज की। और मुझे लगता है कि आप सभी को यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन्स की बटन है जो है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कहानियाँ हैं उन सभी की कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।